दोस्तों, एक जिले में शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगनी थी। इसका उस जिले के लोग विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद बहुत सारे गुंडे मवाली उनको मारने पीटने बम से उड़ाने की धमकी देने लगते हैं, क्योंकि वो गैंग जो था किसी इंटरनेशनल गैंग के संपर्क में था। उस जिले के लोग सीधा जाके केंद्र के एक मंत्री से मिलते हैं और केंद्र के दबाव में वो फैक्ट्री को कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे वो माफिया काफी चिढ़ जाता है, जल भुन जाता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आता है कुछ समय के बाद कि वही केंद्र के मंत्री साहब वहां विजिट करने के लिए आने वाले थे। अब वो असामाजिक तत्व, वो माफिया इन्हें उड़ाने की प्लानिंग करने लगते हैं और जैसे ही इस बात की भनक वहां के पुलिस को लगती है, मुखबिरों द्वारा उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ था। वो आनन फानन में ये केस सीआईडी को सौंपने का निश्चय करते हैं और सीआईडी को ये केस सौंप दिया जाता है। दोस्तों, सीआईडी वाले भिखारी का वेश बनाकर, भिखारी बनकर उन माफिया के सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं और उन्हें भेज देते हैं परलोक। कैसे क्या क्या करते हैं दोस्तों, आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों माफ कीजिएगा, वो केंद्र के मंत्री साहब का नाम मैं गुप्त रख रहा हूं। आइए दोस्तों, कैसे क्या होता सुनते हैं। दोस्तों, एक जिले की खाली जमीन पर एक माफिया की नजर पड़ती है और बहुत बड़ा शराब की फैक्ट्री बनाने का वो सोचने लगता है, लेकिन पुलिस वाले और वहां के लोग उसे बनाने नहीं देते हैं। और धीरे धीरे वो माफिया एक इंटरनेशनल माफिया के संपर्क में आता है और उसके सह पर वो दादागिरी करने लगता है और दोबारा से उसको पास करा लेता है शराब की फैक्ट्री बनाने के लिए। क्योंकि जो भी इंजीनियर थे, जो भी सरकारी कार्यालय में आदमी थे, उन्हें धमकी देकर, पैसे की लालच देकर या किसी भी कारणवश ये टेंडर वहां से पास करा लेता है। दोस्तों, निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। अब जिले के लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, यहाँ शराब का फैक्ट्री नहीं बन सकता। इससे हमारे जिले में बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर। पहले तो पुलिस वाले के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक ना सुनती है, क्योंकि वो टेंडर पास हो चुका था। और लोकल नेता के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों सबका मुंह पैसे देकर बंद कर दिया था। उनकी मुंहमांगी कीमत दी गई थी और जो पैसे नहीं लेने के तैयार थे उन्हें डराया धमकाया गया था कि बच्चे को किडनैप कर लिया जाएगा या कुछ भी और कारण से डराया गया था। सब अपना मुंह चुप करके बैठे हुए थे। जब जिले के लोग ये देख लेते हैं कि इनका सुनने वाला कोई नहीं है दोस्तों, तो जिले के बहुत सारे लोग सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली केंद्र ऑफिस में और एक केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं। उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। केंद्रीय मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि मैं इस ठेके को कैंसिल करा दूंगा और केंद्र के दबाव के कारण वो ठेका कैंसिल हो जाता है। और पुलिस बल को आनन फानन में आदेश दिया जाता है कि जो भी निर्माण कार्य हुआ था उसे तुड़वा दिया जाए। दोस्तों, एसपी साहब के निर्देश पे वहां बुलडोजर चलता है और निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया जाता है। जिले के लोग काफी खुश हो जाते हैं। समय गुजरता है दोस्तों, उसी केंद्र मंत्री का उस जिले में विजिट होना था। जिले के लोग काफी उत्साहित थे और काफी खुश थे कि चलो मंत्री साहब से मिलने का दोबारा मौका मिलेगा। दोस्तों, जिस स्थान पर उनका स्वागत किया जाना था, उनका भाषण होना था, वह मंच तैयारी की जाने लगती है और निर्णय लिया जाता है। वहां की एक समाज सेविका थी जिसका नाम था बिमला देवी, उससे उस मंत्री का स्वागत करवाने का। बिमला देवी उस जिले की बहुत बड़ी समाज सेविका थी। उसका नाम उस जिले में काफी फेमस था और शराब का भट्टी कैंसिल करवाने में भी बिमला देवी का काफी हाथ था। इसलिए लोग निर्णय लेते हैं कि बिमला देवी जो समाज सेविका है, उनके हाथ से ही मंत्री जी का स्वागत सत्कार कराया जाए। दोस्तों, सारी तैयारी चल रही थी। पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट थे, एसपी डीएसपी बड़े बड़े अधिकारी बिल्कुल अलर्ट थे उनके स्वागत की तैयारी के लिए और उनकी ही देखरेख में सारा प्लानिंग, सारा काम हो रहा था। दोस्तों, समय 3 दिन शेष बचे हुए थे और सारी भागम भाग सारी तैयारी चल रही थी। तभी एक मुखबिर एसपी साहब को खबर करता है कि साहब, एक भिखारी बैठा हुआ है जहां पर हमारा प्रोग्राम होना है, जहां पर मंत्री साहब आना है, उससे कुछ दूरी पर। वहां तो कोई भीख उसे देखता नहीं, लेकिन हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ न कुछ बुदबुदाता रहता है और हमें शक है कि हो न हो वो कोई गैंगस्टर, कोई माफिया है और उसके कान में कोई वायरलेस लगा हुआ है। शायद इस बात को आप गंभीरता से लीजिए और इसे देखिए। दोस्तों, इस बात का एसपी साहब खुद परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं। वो भी साधारण कपड़े में जाकर आसपास टहलने लगते हैं, तो देखते हैं भिखारी की हरकत तो भिखारी वाली नहीं है। और देखने से ही कोई अच्छा परिवार से लग रहा था। भले ही कपड़ा वो फटे पुराना पहना हुआ था, बाल गंदे थे, मुख में काला उला लगाया हुआ था, लेकिन उसके पैर जैसे ही देखते हैं एसपी साहब, तो पैर देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये कोई अच्छा परिवार से बिलोंग करता व्यक्ति है, क्योंकि पैर बड़े ही खूबसूरत और बड़े साफ सुथरा थे, जो कि हमेशा जूता पहनने वाले का होता है। अब एसपी साहब इस मैटर में काफी गंभीर हो जाते हैं और आनंद फानंद में बड़े बड़े अधिकारी की मीटिंग शुरू हो जाती है। जब मीटिंग में एसपी साहब ये बताते हैं कि वो कोई माफिया का सदस्य लगता है, जो कि भिखारी बनकर हम लोग गतिविधि को देख रहा है और आगे खबर पहुंचा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कोई न कोई हादसा हमारे केंद्रीय मंत्री साहब जो आ रहे हैं उनके साथ हो जाए, ताकि हमारे जिले की काफ़ी बदनामी होगी। हम लोग का जो होगा वो तो बाद में होगा और जिले के साथ साथ राज्य की भी बदनामी होगी।
सभी बड़े बड़े ऑफिसर के हाथ पांव फूल जाते हैं और तुरंत निर्णय लिया जाता है कि ये केस सीआईडी को सौंप दिया जाए। एसपी साहब सीआईडी के ऑफिसर से संपर्क करते हैं और अपने बड़े अधिकारी को बताकर ये केस सीआईडी को सौंप दिया जाता है। अब सीआईडी वाले के पास सिर्फ 2 दिन का समय था। दोस्तों, सीआईडी के एसीपी साहब थे बहुत ही तेज तर्रार विक्रम भारद्वाज। जैसे ही उन्हें ये केस मिलती है वो अपनी एक टीम का गठन करते हैं और तुरंत उनका मीटिंग लेने लगते हैं और उन्हें समझाते हैं कैसे हमें काम करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त है नहीं, बिल्कुल 2 दिन का ही वक्त है और कोई हादसा हो गई तो सीआईडी की बड़ी किरकिरी होगी। और भारत के लोग सीआईडी के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं और सीआईडी के एसीपी वहाँ के जिले के एसपी साहब से संपर्क करते हैं, बोलते हैं आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा, हम दोनों मिल के काम करेंगे। एसपी साहब भी उन्हें वचन देते हैं कि जैसा आप चाहिएगा वैसी सहायता आपको उपलब्ध किया जाएगा। तो सीआईडी के एसीपी साहब पहले तो बोलते हैं हमें सारा जानकारी उपलब्ध कराइए कि आपको कैसे भनक लगी, क्या हुआ। एसपी साहब पूरी कहानी सीआईडी के एसीपी विक्रम भारद्वाज को बताते हैं कि एक मुखबिर ने हमें खबर दी थी, एक भिखारी है वो ऐसे ऐसे बात कर रहा है और जब हमने जाकर देखा तो उनके पैरों से मैं पकड़ लिया कोई भिखारी नहीं है। अब दोस्तों, सीआईडी के एसीपी विक्रम भारद्वाज के कान खड़े हो जाते हैं। वो अपने तौर तरीके से उसका परीक्षण करते हैं और बात सही लगती है। अब दोस्तों, विक्रम भारद्वाज साहब उस भिखारी के ऊपर ही एक अम्बुश लगा देते हैं, यानी कि एक निगरानी लगा देते हैं। दोस्तों, अम्बुश बोलते हैं फौजी लैंग्वेज में। एक सीआईडी वाला भिखारी का भेष बनाकर एक ऐसे ऊंचे स्थान में बैठ जाता है जहां से उस भिखारी पर बिल्कुल साफ से नजर रखा जाए और कुछ मजदूर के भेष में सीआईडी वाले उस भिखारी के आसपास छोटा मोटा काम करने लगते हैं। और विक्रम भारद्वाज साहब जहां पर उनका मंच बन रहा था, जहां उनकी व्यवस्था हो रही थी स्वागत की, वहां के जिम्मा संभाल लेते हैं। लेकिन आपस में सबका वायरलेस इंटरकनेक्ट था, कौन क्या बात कर रहा था आपस में बात सुन सकते थे। जैसे ही सीआईडी बने भिखारी खबर करता है विक्रम साहब को, साहब भिखारी के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं। उसी के साथ ही मजदूर बने सीआईडी वहां अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही उस भिखारी के पास दोनों व्यक्ति हटते हैं उसे तुरंत किडनैप कर लिया जाता है। यानी कि दोस्तों, ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जो भी उस भिखारी से मिलता था उसे सीआईडी वाले तुरंत किडनैप कर लेते और अपने तरीके से मारपीट पूछताछ शुरू कर देते थे, क्योंकि समय बिल्कुल 2 दिन ही बचा था। ऐसे करते हुए दोस्तों एक अहम व्यक्ति पकड़ा जाता है जो कि उस सरगना का कोई चीफ या कोई ओहदेदार लगता था। दोस्तों, जब उसकी कुटाई होती है बुरी तरह से तो वो मुंह खोल देता है। जैसे वो मुंह खोलता है सीआईडी वाले उस भिखारी को भी उठा लेते हैं। अब दोनों की जम की कुटाई, जम की पिटाई होती है, दोनों मुंह खोल लेते हैं, क्योंकि सीआईडी के आगे तो दोस्तों पत्थर भी बोल देता है, क्योंकि इनका एक अलग ही तौर तरीका होता है पूछने का और यातना देने का। दोस्तों, जो बात खुल के आती है वो यूं थी कि मंत्री साहब आने वाले थे और उनके निगरानी में उनको उड़ाने की फिराक में 5 लोग का गठन किया गया था जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल थे और 5 को दिया गया था कोड कोबरा और उनके हथेली में यहाँ पे कोबरा का फन बनाया हुआ था ताकि एक दूसरे से ये टेली कर सके और एक दूसरे को पासवर्ड दिखा सके। इनका यही पासवर्ड था, जब भी एक दूसरे से मिलते थे यूं करके अपना हथेली कोबरा वाला दिखाते थे तो समझ जाते थे हमारा ये आदमी है। दोस्तों, इस समय गुजर चुका था, बस मंत्री साहब अब कल आने ही वाले थे, यानी कि उनके पास सिर्फ 12 घंटे का वक्त रह गया था। तभी वो दोनों जम की कुटाई होती है और दोनों टूट जाते हैं। अब बोलते हैं कि जो मंत्री साहब आने वाले हैं उन्हें बम से उड़ाने की प्लानिंग थी, तो बम कहाँ लगाया जाएगा? तो बोला किसी इंसान के हाथों में। जब खूब कुटाई होती है तब बताया जाता है कि जो समाज सेविका है बिमला देवी, वही मानव बम बनी हुई है। दोस्तों, किसी को भी ये बात पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो बहुत बड़ी समाज सेविका थी, वो मानव बम कैसे बन सकती है? जब दोनों की खूब कुटाई होती है माफियाओं की, उन्हें मारने की धमकी दिया जाता है, यानी मारने ही वाले थे विक्रम भारद्वाज साहब। तब वो बताता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग रची गई थी समाज सेविका बिमला देवी के साथ। समाज सेविका बिमला देवी अपने घर में जा रही थी, जो उनकी नौकरानी थी उस नौकरानी को खरीद लिया गया था पैसे के बल पर। उसे कहा गया था कैसे भी बिमला देवी को घर में गिरा देना है और नौकरानी उनके रास्ते में तेल का छिड़काव कर देती है और बिमला देवी गिर जाती है और नौकरानी भी उन्हें बचाने का नाटक करते हुए जोर से उनके ऊपर गिर जाती है। अब बिमला देवी बेहोश हो जाती है। इसी बेहोशी का फायदा उठाकर उसे आनंद फानन में बिमला देवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, एक सर्जन जिसका नाम था डॉक्टर देवेश, उसे भी पैसे के बल पर खरीद लिया जाता है। और देवेश जैसे ही बिमला देवी को उठा कर लाते हैं, बोलते हैं इनके हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर है, पट्टी बांधनी पड़ेगी। और दोस्तों, पट्टी के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त बम लगा देता है जो कि उन माफियाओं ने दिया था, कोबरा गैंग वालों ने। दोस्तों, जैसे ही बात पता चलता है एसीपी विक्रम भारद्वाज सीआईडी वाले बिमला देवी के घर पहुंचते हैं और तुरंत डॉक्टर टीम के साथ जाते हैं वहाँ पर। उसका पट्टी खोला जाता है, उसके अंदर से बम निकलता है, उसे डिफ्यूज किया जाता है क्योंकि बम स्क्वाड वाले भी साथ ही लेके गए थे सीआईडी वाले। दोस्तों, कोबरा माफिया की ये प्लानिंग फेल हो गई थी और एसीपी विक्रम भारद्वाज सांप को जिंदा छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, वो दोनों को शूट कर देते हैं। अब गहमा गहमी में बहुत ही युद्ध स्तर पर तलाशी की जाती है, जिसमें पुलिस बल की भी और सीआईडी की भी और आम पब्लिक की भी सहायता ली जाती है कि किसके हथेली पे कोबरा बना हुआ है उसे पकड़ा जाए, क्योंकि 5 लोग शामिल थे इसमें। 2 तो परलोक सिधर गए, अब बच गए 3 लोग। तभी दोस्तों मंत्री साहब का आगमन होता है, लेकिन बम ब्लास्ट नहीं होता है।
इससे दोनों माफिया गैंग वाले बौखला जाते हैं और वो विक्रम भारद्वाज की पीठ पर एक छोटा सा बम लगाते हैं उस जैकेट के ऊपर, जो कि उस भीड़ में विक्रम भारद्वाज को पता नहीं चलता है और दोनों एक गाड़ी पर बैठकर भागने वाले होते हैं। तब तक वो विक्रम भारद्वाज को फोन लगा कहता है, विक्रम तेरे वजह से हमारी सारी प्लानिंग फेल होगी, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारे जैकेट के ऊपर बम है। विक्रम भारद्वाज आनंद फानंद में अपना जैकेट खोलना चाहते हैं, लेकिन वो माफिया उन्हें रिमोट दिखाता हुआ चेतावनी देता है, अगर तूने जैकेट उतारने की गलती की तो मैं रिमोट दबा दूंगा, तुमसे मुझे बहुत कुछ बात करनी है। दोस्तों विक्रम भारद्वाज अपने साथी को इशारा करते हैं, उनका साथी फटाफट उनकी पीठ पर जाकर देखता है एक शक्तिशाली बम छोटा सा लगाया हुआ है। दोस्तों विक्रम भारद्वाज अपने साथियों को इशारा करते हैं कि दोनों माफिया इनके बीच जो आमने सामने दिख रहा था, इनको कैसे भी ब्लॉक किया जाए कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही उनके दोस्त आम पब्लिक को लेकर वो भीड़ भाड़ इकट्ठा कर देते हैं, तब तक विक्रम भारद्वाज नीचे बैठ जाता है, अपना जैकेट फुर्ती से उतारता है, उसके दोस्त दूसरा जैकेट उसे पहना देते हैं सेम टू सेम, ताकि माफिया को पता न चले। और एक दोस्त उनका बम वाला जैकेट लेता है और माफिया गाड़ी के नीचे जाकर फेंक देता है। ये बात का भनक माफिया को चलता ही नहीं है और वो माफिया विक्रम भारद्वाज को धमकी देने लगता है कि तुम्हारे वजह से हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई है, लेकिन तेरा ये केंद्रीय मंत्री फिर भी नहीं बचेगा, क्योंकि रास्ते में हमने एक जगह एक आदमी को सेट कर रखा है जो कि बम लेकर बैठा हुआ है। दोस्तों ये खबर जैसे ही लीक होती है, विक्रम भारद्वाज अपना जैकेट उतारना चाहते हैं, लेकिन वो माफिया बटन दबा देता है। बटन दबते ही वो खुद ही कार के साथ उड़ जाता है। एक की तो वहीं स्पॉट डेथ हो जाती है, दूसरा जो कि घायल अवस्था में साइड गिरा हुआ था, उससे पूछते हैं कि बता तुम्हारा आदमी कहाँ पर, किस रास्ते पर, किस चौराहे पर बम लगाया हुआ है। एसपी साहब तुरंत रूट चेंज करते हैं और मंत्री साहब को दूसरे रूट से लेकर सीधा डाक बंगला में पहुंच जाते हैं। वो माफिया काफी घायल हो गया था, वो बताता है कि एक जगह है जहां हमारा एक आदमी बम लगा बैठा हुआ है, जैसे ही मंत्री जी की गाड़ी आएगा वो रिमोट दबा देगा और ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों सीआईडी के ऑफिसर विक्रम भारद्वाज उस व्यक्ति को अपने गाड़ी के बोनट पर बांध देते हैं और खुद उस जगह पर जाने लगते हैं और इधर अपने साथियों को निर्देश देकर जाते हैं कि पुलिस बल को लेकर उस स्थान पर चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दो। हमारे पहुंचते पहुंचते घेराबंदी काफी करीब हो जानी चाहिए। दोस्तों उस स्थान पर जो कि मंत्री जी का इंतजार कर रहा था रिमोट लेके, जैसे वो अपने साथी को देखता है कि बोनट पर बंधा हुआ है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। तब तक पुलिस बल वाले चारों तरफ से उन्हें घेर लिए थे और वो भी पकड़ा जाता है। और सीआईडी के विक्रम भारद्वाज बोलते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो रिमोट हमारे हवाले कर दो और हाथ ऊपर कर लो, क्योंकि तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं और एक बचा हुआ जो कि बोनट पर बंधा हुआ है वो भी काफी घायल, वो भी मरने वाला है। अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो रिमोट हमारे हवाले करो। दोस्तों माफिया हाथ खड़ा करता है, रिमोट उन्हें दे देता है। अब विक्रम भारद्वाज साहब उस व्यक्ति को भी, उस माफिया को भी जो बोनट पर बना हुआ माफिया था उसके साथ ही बांध देते हैं और रिमोट दबा देते हैं। दोनों सीधा परलोक से डर जाता है। पांचों माफिया ढेर हो जाते हैं। सीआईडी के एसपी साहब से मिलकर अपना विजय पताका फहराते हैं और जब केंद्रीय मंत्री को ये सारी साजिश की जानकारी होती दोस्तों, उन्हें भी काफी आश्चर्य होता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे बहादुर ऑफिसर हैं जिनकी वजह से हमारी जान बची और हमें भनक तक ना लगी। और दोस्तों दोनों बहादुर ऑफिसर को इस आने वाले 26 जनवरी को मेडल देने का ऐलान करते हैं। दोनों ऑफिसर जोरदार मंत्री साहब को सल्यूट करते हैं, मंत्री साहब दोनों से हाथ मिलाते हैं और वहां से फिर मंत्री साहब अपने केंद्र दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों ये थी कहानी बहादुर सीआईडी ऑफिसर विक्रम भारद्वाज की। वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब बारी आती है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए और कहाँ से कर रहे हैं ये भी बताइए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों पहला कमेंट है सुनील सिंह का। सुनील सिंह साहब लिखते हैं, लक्ष्मी मैडम को हार्दिक हार्दिक बधाई। सुनील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है कृष्णा प्रसाद साहब का। कृष्णा प्रसाद साहब लिखते हैं अंधा कानून। कृष्णा साहब आपका धन्यवाद। तीसरा कमेंट है चरण सिंह का। चरण सिंह साहब लिखते हैं, नेता लोग की कृपा होनी चाहिए, पुलिस के बिना नेता का कोई काम ही नहीं होता, नेता लोग सारे काम अपना पुलिस से ही करवाते हैं। चरण साहब आपका धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और चौथा कमेंट है विनोद तिवारी का। ये लिखते हैं बहुत सुंदर, धन्यवाद विनोद जी, आपका भी धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है गुरप्रीत सिंह का पंजाब से। ये पंजाबी भाषा में क्या लिखा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बगल में दिल का चित्र बना हुआ है, इससे अच्छा कि कोई अच्छा ही कमेंट किया होगा। तो गुरप्रीत भाई आपको सत श्री अकाल। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।